जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई शानदार सी क्लास में दोस्तों। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जनवरी में है, उनके लिए आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, जिसमें हम करीब 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम खत्म हो चुके, अब हेड कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच कर लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। हर एक क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन, बक्सर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने योग्य है। देखो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। प्लासी युद्ध आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, प्लासी युद्ध। ठीक है, और 1764 इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1540 में दोस्तों आप ध्यान रखोगे दोस्तों, कन्नौज का युद्ध, इसी को आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, कन्नौज युद्ध दोस्तों। ठीक है, इसी को बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। और 1539 में दोस्तों आप वापिस ध्यान रखोगे कौन सा? चौसा का युद्ध दोस्तों। ठीक है, चौसा युद्ध, ये भी दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? बताइए दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और फिलहाल इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो महात्मा गांधी जी ने टिक किया था। ये आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। ठीक है, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है और किन शिफ्ट में है दोस्तों। ठीक है, और एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत किस वर्ष में की थी दोस्तों? 1936, 1935, 1934 या 1933? तो इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों आर्टिकल 105 में क्या दोस्तों? संसद के विशेष अधिकार हैं दोस्तों। संसद के विशेष अधिकार, इस वाले आर्टिकल में विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार है दोस्तों। ये आपको आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो विशेष अधिकार यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ, यहाँ पर सही से लिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिख देते, एक मिनट। हाँ, अब सही है। विशेष अधिकार आपको यहां पर टिक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अधिकार यहां चल नहीं रहा पेन, चलो ठीक है। हाँ, और 110 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर मनी बिल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, धन विधेयक आपको ध्यान रखना। धन विधेयक, क्या ध्यान रखना मेरे भाई? धन विधेयक, जिसको मनी बिल कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको ध्यान में रखना दोस्तों। 112 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक वित्त विवरण। ठीक है, तो यहां पर टिक करोगे आर्टिकल 112 वार्षिक वित्त विवरण, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसको एक तरीके से दोस्तों बजट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का आंसर होगा 108 दोस्तों। राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है 108 आर्टिकल के तहत दोस्तों। ठीक है, 60 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा दूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे। भारत की जल सीमा से लगे दो पड़ोसी देश कौन कौन से? देखो आपको पता दोस्तों, नाइबरिंग कंट्रीज भी आपका सिलेबस में है दोस्तों। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चीन और म्यांमार, नेपाल और भूटान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए। भारत की दो जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कौन कौन से दोस्तों? बताइए। तो श्रीलंका और मालदीव अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच किस सीमा की, मतलब भारत और चीन के बीच की सीमा की रेखा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो अगर हम बात करें दोस्तों डूरन रेखा दोस्तों, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों। क्या टिक करोगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों। यहाँ पे मैं अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान में शॉर्ट में लिख दूँ, अफगानिस्तान शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और दोस्तों ये खींची कब गई थी एग्जाम में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1893 में खींची गई थी दोस्तों, 1893 में दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों मैकमोहन रेखा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों आंसर, भारत और चीन के बीच में। और ये खींची कब गई थी? 1914 में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, सर हेनरी के द्वारा। ठीक है, 1914 आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी दोस्तों, यहीं पर एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता। क्या ध्यान रखोगे? शिमला समझौता। सारे फैक्ट याद कर लेने आप लोगों को इसी क्लास में दोस्तों। ठीक है, समझौता, शिमला समझौता। और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों, ये रेखा आपको ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही रेखा है। एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, और ये दोस्तों 1947 में खींची गई थी दोस्तों,
1947 में दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ चुका है, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पहले तो ये ध्यान रखो, ये सरहुल त्योहार है दोस्तों बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु, वसंत ऋतु दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, वसंत ऋतु, ठीक है। और दोस्तों ये झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। ये बताइए, जिन भी स्टूडेंट को दोस्तों आगामी डेट्स में एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, रामबाण क्लास है, ठीक है दोस्तों। बताइए इसका आंसर। केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ किस त्योहार से जुड़ी हुई है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। उगादि, ओणम, पोंगल या नवरात्रि? तो आपको कहिए ओणम से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी दोस्तों? बताइए। 46.8 करोड़, 45.3 करोड़, 83.3 करोड़ या 80.5 करोड़? तो ये 83.3 करोड़ थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है यहाँ से, ठीक है। दोस्तों ये जो जनगणना थी ना दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और कुल 15वीं जनगणना थी दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, शानदार सा एक गणित का सवाल है दोस्तों। देखो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए मैंने इस पेपर में। पूरा एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों के लिए मेहनत करके तैयार किया है, तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और स्कोर जरूर बताना कितना आपने किया है। एक ही संख्या के 83% और 74 के बीच का अंतर 72 है, तो उस संख्या का 58% बताइए। देखो एक तरफ 83% है मेरे भाई और एक तरफ आपको 74% दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ का इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? 6 और 3 7% का अंतर आ रहा है। ये परसेंटेज में कितना आ रहा है? 7% का। लेकिन क्वेश्चन नंबर में कितना दे रहा है? 72। तो इसका मान 72 दे रखा है दोस्तों। तो 100% का आपको मान निकाल लेना है, ठीक है। तो 100% का आप मान निकालो दोस्तों, 100% का मान निकालो, संख्या निकाल लो। तो ये इसका कितने गुना दिख रही है? 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना कर लो 100 का। तो ये संख्या आ गई कितनी? 800। अब वो कह रहा है इसी संख्या का आप मुझे 58% निकाल के बता दो। 58% निकालो दोस्तों, 58%। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 5 40 और 4 6 46। तो आंसर आ चुका है 464। किस ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। कोई दिक्कत हो तो बोलिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2014 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बारबी, दूसरा मेस्टो, तीसरा पुअर थिंग, चौथा ओपनहाइमर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपनहाइमर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है दोस्तों। देखो आप इस क्लास को स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, 8 9 10 11 जितने भी है ना, 7 8 9 10 में, ठीक है। तो आप उनको शेयर करिएगा इस क्लास को। फिलहाल इसका आंसर तमिलनाडु आ जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13, 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चिल ब्रदर्स, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एएफसी या मोहन बागान सुपर जायंट्स? इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 14, अक्टूबर 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? शानदार क्वेश्चन ये भी है भाई। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। तो इसका आंसर आएगा मोरक्को दोस्तों। मोरक्को से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इब्न बतूता आया था यहीं से। चलो यहाँ पर थोड़ा जीके का भी लगा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इब्न बतूता आया था मोरक्को दोस्तों, इब्न बतूता। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था मेरे भाई? ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आप यहां से ये ध्यान रखेंगे ये किसके शासनकाल में आया था मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है मेरी भाई, किताब उल रहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। नोट करेंगे, किताब उल रहला, इसकी एक पुस्तक है किताब उल रहला। किताब उल रहला इसकी पुस्तक है दोस्तों, किताब उल रहला, जो किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पे शॉर्ट में जगह बची है तो मैं लिख देता हूं अरबी भाषा में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेपाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? लेपाक्षी मंदिर मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, धनसिरी और सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज या गोदावरी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को आपको यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पर आयोजित हुए? देखो यहां से 2 क्वेश्चन का मतलब आपको समय पूछा, मतलब महीना पूछा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक तो वो पता चलेगा वो, और दूसरा ये किस राज्य में आयोजित हुए? उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो 39वें होंगे दोस्तों, वो 39वें होंगे दोस्तों 2027 में, वो मेघालय में होंगे दोस्तों। कहां पर? मेघालय में दोस्तों,
मेघालय 2027 में होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इसका जो यहाँ से एक पूछा जाता है, इसका शुभंकर क्या है। ये जो 38वें राष्ट्र खेल है दोस्तों, इसका शुभंकर पूछ लिया जाएगा आपको, शुभंकर। तो आपको टिक करना मौली, क्या टिक करना मेरे भाई, मौली। ये उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसी से रिलेटेड है, मौली दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो अभी ये जो महीना पूछ रहा है आपसे, तो ये जनवरी और फरवरी 2025 में आयोजित हुए तो दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। लगाइए लॉजिक दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग में आपकी कितना दम है। लगाएंगे आप यहाँ पे लॉजिक शानदार सा। देखो कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, इजी लॉजिक लगा हुआ है। जो जिसने बेसिक से भी पढ़ा है वो भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। देखो W23 पे आता है, V22 पर आता है, क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, बिल्कुल -1 दिख रहा है। J10 पे आता है, I9 पर आता है, -1 दिख रहा है, बिल्कुल -1 दिख रहा है। तो चलो लगा लेते हैं लॉजिक। 6 और 20 यहाँ तो बहुत गैप दिख रहा है दोस्तों, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 16 और 21 ये भी आंसर नहीं होगा, बहुत गैप दिख रहा है। 20 और 19 ये हो जाएगा, यहीं पे -1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 7 से 10, 7 से 15 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी दोस्तों, बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों इसके समय दो काम हुए थे दोस्तों, दो साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो हसन गंगू ने की थी, और एक हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो दो भाई थे दोस्तों, अली बंधु क्या नाम था उनका, हरिहर राय और बुक्का राय, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा, उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी स्थानांतरित करी थी वो दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। जिसने अभी ध्यान से पढ़ा है ना वो इसका आंसर फटाफट से कर देगा दोस्तों, जिसने ध्यान से पढ़ा है ना वो आंसर फटाफट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी MBT, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ पर मैं आपको तीन क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। एक तो क्वेश्चन ये वाला 74.4%। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप मुझे पुरुष की साक्षरता दर बताइए, और यहीं पर आप मुझे महिलाओं की साक्षरता दर बताएंगे, महिला, ठीक है दोस्तों, महिलाओं की साक्षरता दर बताइए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, बताइए किसी को आता है तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पुरुषों की कितनी थी दोस्तों 82.14%, 82.14% दोस्तों। वहीं महिलाओं की 65.46% थी। ये आपको डाटा याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, बताइए। म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के साथ दोस्तों हमारे भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है दोस्तों, 40-96 किलोमीटर की दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप म्यांमार टिक कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन 23 बताएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी दोस्तों, बताएंगे आप लोग। सुलेमान, हिमालय, काराकोरम या हिंदुकुश पर्वत। सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो हिंदुकुश पर्वत अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है जहां कहीं पहाड़ियां भी हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, तो बांग्लादेश आपको टिक करना है। कितनी दोस्तों, 4096 पॉइंट के समथिंग कुछ और भी है किलोमीटर दोस्तों, ये आपको डाटा ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इजी सवाल है, अगर आपने दोस्तों अच्छे से पढ़ा है। देखो ये कुछ रीजनिंग के नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको फंसा देते बीच में, कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट गैप लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक देखते ही दोस्तों, अगर आपने अच्छे से स्क्वायर क्यूब रूट अच्छे से पढ़े ना, तो ये देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ये 11 का क्यूब है दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर रूट तो आपके माइंड में आ ही गए होंगे दोस्तों। और ये किसका 9 का क्यूब है, ठीक है। और ये किसका 7 का क्यूब है दोस्तों, ठीक है। और ये किसका 5 का क्यूब है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों ये विषम संख्याएं चल रही हैं दोस्तों, ओड नंबर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब अगला नंबर क्या आएगा, 11, 9, 7, 5, अगला नंबर 3 का क्यूब आएगा। और 3 का क्यूब आपको दे रखा क्वेश्चन में 27 होता है दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, बना पाए आप इजीली। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं दे रखी है 4, 5 और 6 के अनुपात में, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 दे रखा है। उसने कहा आप तो मुझे महत्तम समापवर्तक निकाल के बता दो। तो देखो 3 संख्या दे रखी है 4x, एक दे रखी है 5x और एक दे रखी है 6x, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा यहां से अपन क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम इसने पूछा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। देखो अगर मैं आपको कहूं इसका आप मुझे एलसीएम निकाल के बताइए, लघुत्तम समापवर्तक LCM, तो आप इन तीनों नंबर्स का LCM क्या निकालोगे दोस्तों, इन तीनों नंबर का 4,
5 और 6 का एलसीएम क्या निकालोगे तो आप होगे कितना आ रहा है 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 60x आ रहा है। कितना आ रहा है 60x। लेकिन क्वेश्चन ने तो भाई निकाल के दे रखा है, कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो इस 60x का मान मेरे भाई 180 दे रखा है। तो कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई, ये इसका 3 गुना दिख रहा है। कितने गुने का 3 गुना। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों ही नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो आपको इसको दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी दोस्तों। ठीक है, आप x की जगह 1 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप x की जगह 1 भी लिख सकते हो। इनमें 1 कॉमन आ रहा है भाई, जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ही तो कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, तो आंसर आ चुका है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का दोस्तों बताइए। प्रत्यक्ष क्षेत्र जिसको आप टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर जिसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो फिलहाल इसमें जो टर्शियरी सेक्टर जो सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बताएंगे दोस्तों। कृषि, सेवा क्षेत्र, भारी उद्योग या निर्यात को बढ़ावा देना। तो आंसर आएगा दोस्तों भारी उद्योग दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों। कृषि का प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना। ध्यान से सुनना, पहली पंचवर्षीय योजना अगर बात करें दोस्तों तो आपका 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना रही थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों 2.1 लक्ष्य रखा गया था लेकिन 3.6 की प्राप्ति हुई थी और इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और इसमें ही दोस्तों जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारतीय आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इसी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर कहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी दोस्तों, किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सामुदायिक कार्यक्रम प्रोग्राम। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 बताइएगा। अदृश्य हाथ की अवधारणा किस अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप कहोगे पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमी। भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। भांगड़ा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये पंजाब का है दोस्तों। किसका है, पंजाब का है। रऊफ नामक लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों प्रचलित, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये जम्मू कश्मीर आपको टिक कर लेना मेरे भाई, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहां से आपको डी टिक कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा दोस्तों तो आप क्या देखते हो, ए और बी, यही तो होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला। ए क्या है 0.64, तो अपना ए क्या है 0.64 लिख रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई 0.81 लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आपको रूट में लगा देना है। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 बनेगा, बिल्कुल बनेगा गुरु, 100 बनेगा। यहाँ पर भी पॉइंट हटाओगे नीचे 100 बनेगा, बिल्कुल 100 बनेगा। अब आप ये कहोगे गुरु ये जो 64 होता है गुरु ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, और ये 81 होता है गुरु ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, अगर आप 100 गुणा 100 करोगे 10,000 होगा, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 100 का वर्ग होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर 72 होता है। ठीक है, और 72 में जैसे ही आप 100 का भाग दोगे दोस्तों तो आंसर क्या आएगा 0.81 आएगा दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है सवाल में। अगला क्वेश्चन देखो, डाउट हो तो आप कंप्लेंट मतलब कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 33 बहुत इंपोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले राजवंशों का सही कलानुक्रमिक क्या है दोस्तों, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। दूसरा ऑप्शन खिलजी, गुलाम, तुगलक, सैयद, लोधी। तीसरा ऑप्शन गुलाम, तुगलक, खिलजी और सैयद, लोधी। चौथा ऑप्शन गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद। तो बिल्कुल दोस्तों गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था, लोधी वंश पे खत्म हुआ था। आपको याद है ना दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जहां पर युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक बना था इब्राहिम लोधी दोस्तों। ठीक है, वहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है बाबर दोस्तों। फिर पानीपत का सेकंड युद्ध होता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कब होता है दोस्तों, 1556 में होता है दोस्तों। अकबर और हैमू के बीच में युद्ध होता है, जहां पर अकबर की सेना जीत जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों 1761 में दोस्तों एक और पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाता है, मराठा और किसके बीच में होता है दोस्तों, मराठा और ये क्या नाम है मुगलों के बीच में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, मुगलों क्या है सॉरी, अहमद शाह अब्दोली के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, जहां पर मराठा हार जाते हैं। तो पानीपत के तीनों युद्ध आपके सामने क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना आप सभी को पता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्यों इसको दोस्तों गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें गुलाम एक दूसरे के गुलाम बन के राजा बने दोस्तों। जैसे गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम दोस्तों कौन था, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का बलबन था। ऐसे ही गुलामों का गुलाम वंश, इसको सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं दोस्तों, है ना, स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी सब कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए दोस्तों। बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, दीवान ए कोही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए कोही ध्यान रखोगे, यहाँ पे 2-3 विभाग लिखवा देता हूं। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, ये दीवान ए कोही विभाग किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? बताइए। दीवान ए कोही दोस्तों एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी दोस्तों ये कृषि विभाग है, ये भी ध्यान रख सकते हैं अगर पूछा दोस्तों तो, ठीक है। हाँ, तो दीवान ए वंदगान की तरफ भी बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था दीवान ए वंदगान, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, दीवान ए वंदगान। और ये विभाग कौन लेके आया था? ये विभाग किससे संबंधित था? ये एक दास विभाग था दोस्तों, ये एक दास सेवक थे ना, उनसे रिलेटेड था। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन बलबन, जो बहुत क्रूर शासक था, लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों, बहुत ब्लड एंड आयरन नीति है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स का आंसर क्या होने वाला है? 24, 28, 25 या 30? तो आप कहोगे 24 मेडल जीते दोस्तों। अब इसमें से भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखोगे 10 स्वर्ण पदक जीते दोस्तों। कितने? 18 कहां लिख दिए? 10। कितने? 10 स्वर्ण पदक जीते मेरे भाई, 10 स्वर्ण पदक, 10 स्वर्ण पदक आप यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। और इसी में से अगर मैं बात करूं दोस्तों, 10 के बाद अगर मैं बात करूं यहीं पर दोस्तों, रजत पदक कितने जीते? रजत पदक नहीं यार, मैंने कुछ डाटा गलत बताया क्या? नहीं 8 है यहाँ पर, माफी चाहूंगा, यहाँ पर 8 है दोस्तों। कितने स्वर्ण पदक? कितने? 8 स्वर्ण पदक जीते, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 10 जो जीते हैं वो रजत पदक जीते मेरे भाई, रजत, हाँ रजत पदक, ठीक है, रजत पदक जीते हैं। और जो बचे 6 बचे हुए वो जीते कांस्य पदक दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों डाटा आपके सामने, आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बाकी आपको ध्यान रखना मेडल 24 जीते हैं दोस्तों भारत ने, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, संजय मल्होत्रा, वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। के संजय मूर्ति दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? बताइए, के संजय मूर्ति कौन है? सभी स्टूडेंट बताइए कमेंट करके, बताएंगे आप दोस्तों। ये कैग के अध्यक्ष है, कैग के अध्यक्ष हैं, जो आर्टिकल 148 पूछता है एग्जाम में, आर्टिकल 148 पूछता है दोस्तों एग्जाम में, 148वां अनुच्छेद, ठीक है। तो आर वेंकटरमणि दोस्तों, ये भारत के महान्यवादी हैं दोस्तों। कौन है? महान्यवादी, जिसको आप दोस्तों अटॉर्नी जनरल कहते हो ना दोस्तों, वही है दोस्तों, ठीक है। इनका भी अनुच्छेद ध्यान रखना भाई, 76 अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 76 आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा ज्ञानेश कुमार दोस्तों, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। क्वेश्चन 37, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो 1929 का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। 1925 का कानपुर अधिवेशन ध्यान रखना है, जहां पर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है दोस्तों, ठीक है। 1924 का अधिवेशन ध्यान रखना, बेलगांव अधिवेशन, जहां पर पहली बार दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों इस अधिवेशन में। 1931 का कराची अधिवेशन ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है, अध्यक्षता की थी। और 1907 का सूरत अधिवेशन ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ अधिवेशन है, ध्यान रख सकते हो दोस्तों आप लोग, ठीक है। 1916 का दोस्तों लखनऊ पैक्ट आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। सिजदा, जिसका अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना, और पाबोस, जिसका अर्थ होता है पांव को चूमना, की परंपरा किसने चलाई थी दोस्तों? बिल्कुल क्रूर शासक बलबन ने चलाई थी, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही क्या हमने? हाँ बलबन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन बनी थी मेरे भाई? ध्यान रखोगे, रजिया सुल्तान मेरे भाई, ठीक है, रजिया सुल्तान ध्यान रखोगे। 1236 से लेकर 4 साल के लिए राजा बनी थी दोस्तों, ठीक है। तो पहली भारत में पहली मुस्लिम शासिका पूछेगा आपको क्वेश्चन, तो रजिया सुल्तान टिक करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आप बताएंगे दोस्तों, इसमें नहीं दे रखा है, फिलहाल मैं ई ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टिकल 61 इसका आंसर आएगा, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 ई ऑप्शन आप टिक करेंगे, अनुच्छेद 61 को दोस्तों, ठीक है। 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों, क्षमादान शक्तियां दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताएगा दोस्तों, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। आर्टिकल 64 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति है ना, उनके सभापति कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन अभी प्रेजेंट में दोस्तों, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने, ध्यान रखना दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। हाँ, और ये आर्टिकल 75 में दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें दो के विपरीत बताना है दोस्तों, दो के विपरीत सबसे पहले आप क्या देख सकते हो इस डाइस में? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे विपरीत सतहें दिख रही है, तो आप देख पा रहे हो दो के विपरीत बचा क्या? 5 बचा, ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो -3 हो रहा है, फिर वापस देखेंगे यहाँ पर +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा है ना, हाँ,
फिर यहाँ पर देखेंगे 56 से 49, यहाँ पर कितना माइनस हो गया, 6 -7 हो रहा है, तो अगला नंबर क्या आएगा, 1 3 5 7 9 आएगा, और वो भी कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का आएगा। तो 9 9 18, इकाई अंक 8 दे रहा है, तो 2 ऑप्शन दे रहेगा, 4 5 यानी 58 आ रहा है, बीच के लास्ट के 2 अंक में यही आ रहा है, ठीक है। इनमें जोड़ोगे ना आप जैसी, तो 358 आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण है दोस्तों, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों समान नागरिक संहिता यूसीसी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता दोस्तों, समान नागरिक संहिता आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा था 60 क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन पूरा करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर 50 आपको टिक कर लेना दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 40 दोस्तों पंचायत का गठन है, याद रखोगे, एग्जाम में पूछेगा आपको आर्टिकल, ये पंचायत गठन दोस्तों, पंचायत के गठन से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 51 दोस्तों, इसमें इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यहां से आपको ये टिक कर लेना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दोस्तों, इससे संबंधित है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो वी नारायण, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई, तो यहां पर नितिन गुप्ता, ध्यान रखना दोस्तों मेरे भाई, क्या ध्यान रखोगे, नितिन गुप्ता। यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी शहद की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसकी खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि 20 से ये वैल्यू 23 हो चुकी है, 20 से ये वैल्यू बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, 23 हो चुकी है दोस्तों। अब ये कितना कमी करे ताकि अपने खर्चे पे 3 की कमी करेगा दोस्तों, किसके ऊपर, 23 के ऊपर दोस्तों, और आपको नहीं 3 की कीमत करेगा दोस्तों 20 पे, 3 की कीमत करेगा दोस्तों वापस खर्चे पे आने के लिए 20 पे, ठीक है। हाँ ठीक है, 20 पे करेगा, और आपको प्रतिशत में वैल्यू निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे 15% दिख रहा है, 20 पंचे 100, अरे ये क्या हो गया, 20 पंचे 100, ठीक है, 15% दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, ये कहाँ गई, ये रहा, 20 पंचे 100 और 5 से 15% ही आ रहा है आप लोगों का भी आंसर। कुछ गलत लग रहा है मुझे इसमें, रुको, ताकि खर्च में, अच्छा ताकि खर्च में उसमें वृद्धि ना पूछे, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लगभग में आएगा, हाँ लगभग में आएगा फिर तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग में लिख लो दोस्तों, यहाँ पे लगभग में आएगा, अप्रॉक्स में लगभग, ठीक है। हाँ चलो अब निकालते दोस्तों, देखो दोस्तों 15% की वृद्धि यानी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी 20 से 23 हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, उसने कहा वापस कितना कम करे ताकि वृद्धि ना हो दोस्तों, तो 3 की कमी करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, 23 के ऊपर, 20 के ऊपर नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 100, तो आप हो गए, यहाँ पर कितना आ रहा है, 300/20, 300/23, 300/23 आ रहा है दोस्तों, 300/23। अब 23 का भाग देना है दोस्तों, तो जैसे ही आप 23 का भाग दोगे, 23 सेकंड 23 7 बचेगा, 23 69 13 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, तो यही की ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, माफी चाहूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखा नहीं मैंने, वृद्धि में पूछा दोस्तों, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अमित खरे को दोस्तों। मोहन यादव एमपी के सीएम है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अजय कुमार भल्ला साहब मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों, बताएंगे आप लोग, तो ये बने दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अरकू घाटी आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य क्या दोस्तों, धीमसा लोक नृत्य, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, क्या ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश मेरे भाई ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये बताइए 50वां, बगुरम्मा की जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य दोस्तों बोडो, तो यहाँ पे करोगे बोडो जनजाति असम की है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था, तो ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय में मुख्य योजना उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो बिल्कुल प्राथमिकता मैंने बताया था ना, कृषि को दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर पालन किया था, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर ज्यादा समय नहीं लेंगे। महालनोबिस मॉडल दोस्तों सेकंड पंचवर्षीय योजना का था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, जो 1956 से 61 चलाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा की गई थी, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था, तो दमन और दीव, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, दमन और दीव ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों, तो हमारा देश हमारा भविष्य दोस्तों, ठीक है, नहीं हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, माफी चाहूंगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो यहां से टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन 57 वाला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व, तो आप होगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान से, मतलब किसके संविधान से प्रेरित था दोस्तों, तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित था, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लास का एक और देखो क्वेश्चन, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, ये वाला 59, भारतीय संविधान के किस संशोधन के मतदान आयु 21 से ये बढ़ा दोस्तों, यहाँ से आपको 61वां संशोधन ध्यान रखना है। अब आपको ये सारे संशोधन याद कर लेना है, मेरी टीम ने मेहनत करी आप लोगों के लिए, याद कर लेना ये सारे संशोधन, ठीक है। क्लास का अंतिम प्रश्न,
भारत किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया गया था? 368 जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो फिलहाल क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। रिवीजन कैसा रहा आप लोगों का प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो बिना कहें दोस्तों। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके भी अभी डेट्स आगामी डेट्स में एग्जाम है भाई साहब। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।